शुरू करते हैं छल को उसके पहले भाग के साथ। राजपूताना इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज कैंपस। कई एकड़ में फैला राजपूताना कॉलेज का कैंपस, जिसका जितना शानदार नाम उतना ही शानदार उसकी बिल्डिंग्स। जो दो भागों में बटा था, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज। हर तरह की सुविधाओं और हर आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये कैंपस राजस्थान ही क्या, पूरे देश के युवाओं का ड्रीम कैंपस था, जहां अधिकतर बच्चे पॉलिटिशियन या बड़े बड़े बिजनेसमैन परिवारों से ताल्लुक रखते थे। एक खूबसूरत कैंपस जहां डिसिप्लिन तो था, बड़े बड़े और मशहूर राजनेताओं और महापुरुषों के सुंदर विचार और उनकी तस्वीरें सबसे पहले वहां आने वालों का ध्यान खींचती थी। और दूसरा अट्रैक्शन था वहां की रईसी, जो वहां चारों ओर झलकती थी। फिर चाहे वो पूरे कैंपस की बात हो या वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की। बड़ी बड़ी आलीशान और ब्रांडेड गाड़ियां और कपड़ों का शौक वहां घूमते बच्चों और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को देखकर लगाया जा सकता था, जहां चारों ओर देख यही लगता कि बच्चे नहीं बल्कि कोई मॉडल्स रैंप पर उतरे हों। लेकिन हाँ, पहनावा सभ्य था, क्योंकि यहाँ जितनी छूट थी उतना ही एक नाम का खौफ भी था, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा प्यारा ही सिर्फ अपना नाम था, यानी वहां की डीन डॉक्टर त्रिशा राजपूत। आज भी कैंपस में खूब चहलकदमी थी। क्लासेस चल रही थी। जिनकी क्लासेस नहीं थी तो कुछ लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, कुछ बैडमिंटन, फुटबॉल कोर्ट, कैंटीन वगैरह में थे, और कुछ अपनी ही मस्ती में, क्योंकि जहाँ रईसी कुछ ज्यादा सिर चढ़ जाए, वहाँ कहीं ना कहीं जगह बेशर्मी और बदतमीजी भी सिर पर बैठ जाती है। और यहाँ भी कुछ थे ऐसे जो खुद को सबसे ऊपर मानते थे। कुछ 5-7 लड़कों और लड़कियों का ग्रुप, जो पार्किंग से बाहर निकलते ही बने ग्राउंड में अपना रौब और गर्मी दिखाने के लिए बैठा किसी बात पर बड़ी बड़ी फेंक रहा था, कि तभी वहां सिक्योरिटी चेक के बाद एक गाड़ी अंदर कैंपस में आती है। लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ का रूल था कि कॉलेज टाइमिंग के बीच कोई भी अदर पर्सन कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकता था। पर वहीं पास खड़े उस ग्रुप की नजरें थी अचानक आई उस गाड़ी पर। गाड़ी पार्किंग में पार्क होती है और उससे एक लड़की बाहर निकलती है। लंबा कद, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ऊपर ब्लेजर, कमर से भी नीचे आते बाल, तो नीचे से कर्ल के साथ खूबसूरती से हाईलाइट थे। होठों पर रेड लिपस्टिक, हल्का सा मेकअप, कानों में छोटे छोटे डायमंड इयररिंग्स, हाथ में ब्रांडेड वॉच, हल्की सी हील्स वाली सैंडल, और एक हाथ से पकड़ा लैपटॉप बैग तो दूसरे से अपने सनग्लासेस निकालकर काजल से और भी खूबसूरत बनी गहरी आंखों से एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो पूरे कैंपस को देख रही थी। और उसके सामने से निकलता हर शख्स उसे, क्योंकि ये वो चेहरा था जिससे नजरें हटाना बहुत मुश्किल ही रहता था, और वो पूरा ग्रुप भी उसे ही देख रहा था। कि तभी उस लड़की को देखता अखिल अपने दूसरे दोस्त पंकज से कहता है, उफ, आज ही इस गर्म दिन में ये ठंडी फुहार कहाँ से आई है? पता तो करना होगा कि ये कौन है जो बेमौसम बरसात का एहसास करा रही है। कि तभी पंकज हंसते हुए कहता है, क्या यार, क्या कविता बनाई है तूने? वैसे देखना तो होगा कौन है, जिसके लिए त्रिशा मैम के सिक्योरिटी रूल्स बदल गए। शायद ये कुछ ढूंढ रही है, तो मिलवा देते हैं इसे उससे जिसे ये ढूंढ रही है। वैसे ये तो फर्ज है हमारा, अब कॉलेज अपना है तो यहाँ आने वाले लोग भी तो अपने हुए। उनका एक दूसरा दोस्त हंसते हुए दोनों को हाई फाई करते हुए कहता है, तो पूरा ग्रुप हंसने लगता है। अपना लैपटॉप बैग लिए वो लड़की आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक अखिल उसके सामने अपना हाथ लाकर उसे रोकते हुए लड़की के सामने आकर कहता है, एक्सक्यूज मी। लेकिन अखिल के इतना कहते ही वो लड़की अपने सनग्लासेस निकालकर उसे बहुत गौर से घूरते हुए ऊपर से नीचे तक देखती है। तो अब अखिल फिर से कहता है, कहाँ जाना है आपको? हम कुछ मदद कर सकते हैं आपकी? तो वो अपने सनग्लासेस सिर पर लगाते हुए उसे देखते हुए बिल्कुल सधी हुई आवाज में कहती है, क्यों, तुम गार्ड हो यहाँ के या प्यून हो जो मुझे रास्ता दिखाओगे? लेकिन इस जवाब पर अखिल थोड़ा तिलमिला गया था, और अब वो भी कुछ रौब से कहता है, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ तो ये एटीट्यूड किस बात का दिखा रही हो? अभी जानती नहीं हो कौन हूँ मैं, और तुम कैसे कॉलेज टाइमिंग में यहाँ आई हो कौन तुम?
लेकिन अब वो लड़की उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है, रास्ता छोड़ो मेरा। पर ये तो इंसल्ट थी उसकी। तो वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उतनी ही देर में एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लग चुका था, जो वहां कुछ पल सन्नाटा कर गया था और उसके बाकी दोस्त कुछ पीछे हो जाते हैं। पर अगले ही पल अखिल का कान उस लड़की के हाथ में था और वो उसके कान को जोर से मरोड़ते हुए कहती है, मैं कौन हूँ ये तो कल से तुम्हें पता चल ही जाएगा, पर आज इतना बता देती हूँ कि मैं तुम जैसे अड़ियल बच्चों के लिए सजा हूँ, जिनके माँ बाप उन्हें तमीज़ नहीं सिखा पाते ना, उनको अपनी पहली ही क्लास में सीधा करने वाली प्रोफेसर हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छे से यही सीखा है मैंने। और अगर बात प्यार से समझ आई तो ठीक, वरना कान को किस तरह मरोड़कर टेढ़े बच्चों को सीधा करना होता है, ये अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से सीखा है मैंने। यहाँ पढ़ने आते हो तो सिर्फ पढ़ो, ये रौब अपने घर पर दिखाना। अखिल बुरी तरह दर्द से छटपटा रहा था। उसके साथ खड़े दोस्तों की सांसें अटक गई थी उसे इस तरह देख, क्योंकि उसके कान की क्या हालत हो गई थी ये सब देख रहे थे। और अखिल बस अपना कान पकड़े दर्द से कराहते हुए कान को सहला रहा था। पर अब वो लड़की अपने कान को मलते अखिल के सामने खड़े होते हुए अपने ग्लासेस वापस से आंखों पर लगाते हुए कहती है, पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बेलगाम घोड़ों को काबू में करने का। चाबुक और सजा दोनों से स्वभाव और किस्मत बदलना जानती हूँ मैं, तो अपनी लगाम को काबू में रखना, वरना कहीं मुझे लगाम काबू में लाने के लिए चाबुक ना उठाना पड़ जाए। कान अभी भी लाल है, ठंडी बर्फ लगा लेना। इतना कहकर वो लड़की पीछे खड़े उसके दोस्तों को भी घूरते हुए देखते हुए कहती है, यहाँ पिक्चर चल रही है जो पॉपकॉर्न का वेट कर रहे हो। लेकिन उस लड़की के इतना कहते ही अखिल के सारे दोस्त उसे छोड़कर वहां से 9-2-11 हो गए थे और फिर वो लड़की भी वहां से आगे बढ़ जाती है। लेकिन अखिल उसे जाते हुए अभी भी घूर रहा था कि तभी दोबारा उसके सारे दोस्त भागते हुए उसके पास वापस आ जाते हैं और पंकज अखिल से कहता है, ओ भाई, वो कोई स्टूडेंट नहीं है बल्कि हमारे कॉलेज की न्यू फिजिक्स प्रोफेसर है। अभी तक मुंबई में एक कॉलेज में पढ़ाती थी। इतनी देर में इसकी पूरी कुंडली निकाल ली है मैंने। बहुत खतरनाक लड़की है, डरती तो किसी के बाप से भी नहीं। मुंबई कॉलेज में अपनी दहशत फैलाकर अब यहाँ आई है। इससे पंगा मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। मुंबई कॉलेज में टॉप रैंक प्रोफेसर, गोल्ड मेडलिस्ट और बेस्ट क्लासिकल डांसर। इतनी उम्र नहीं है उसकी जितनों को सीधा कर चुकी है। भाई संभल कर रहना होगा इससे, वरना कहीं हमारा भी हाल ये तेरे कान जैसा ना कर दे। पंकज अभी भी अपना कान मलते अखिल के कान को देखते हुए कहता है, जो भी इतना लाल था कि जैसे जाने कितनी मधुमक्खियां एक साथ उसके कान में काट गई हूँ। लेकिन पंकज की बात सुनकर अखिल उसे गुस्से से घूरते हुए अपना हाथ कान से झटकते हुए कहता है, गुड बॉय बनाएगी ये हमें तो ठीक है, आज जो इसने किया ना उसका जवाब इसे देना होगा। और ऐसा जवाब कि पूरा कॉलेज वो जवाब देखेगा। और ये जवाब अब ये बैड बॉय गुड बॉय बनकर ही लेगा, क्योंकि अगर ये किसी के बाप से नहीं डरती तो मैं भी किसी के बाप से नहीं डरता, और ये मैं इसे दिखा कर रहूंगा। अखिल गुस्से में ये सब कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन पंकज और बाकी सबको अखिल का ये फैसला डरा रहा था कि जाने अब क्या होगा, वो क्या करेगा, क्योंकि आज उसकी ईगो बहुत बुरी तरह पहली बार हर्ट हुई थी। लेकिन अभी इन सभी बातों से अनजान वो लड़की कॉलेज में डीन ऑफिस ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से उसे पुकारती एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। ओ तूफान, मतलब यहाँ आते ही तूने अपनी गुंडागिरी शुरू कर दी? मतलब कहीं शांति में कुछ हलचल है तो समझ जाओ कि मैथिली महेश्वरी उर्फ तूफान वहां पहुंच गया है। तो ये है हमारी चुलबुली, नटखट और तूफान मिजाज वाली सबकी प्यारी मैथिली महेश्वरी, जिससे अच्छे से मुलाकात आगे कहानी में होगी। मैथी झटके से पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे उसकी सबसे प्यारी दोस्त, जो खुद भी इसी कॉलेज में प्रोफेसर थी, यानी वंदना, मुस्कुराते हुए मैथिली से थोड़ा ही दूर खड़ी थी। तो अब तो वो बिना कोई देरी किए भागते हुए वंदना के पास पहुंचकर कसकर उसे गले लगा लेती है। नीले रंग की खादी की साड़ी, जो इस कॉलेज में प्रोफेसर की ड्रेस थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में गहरा काजल, गुथी हुई लंबी सी चोटी और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए वंदना अपनी दोस्त का स्वागत कर रही थी कि तभी वंदना मैथिली से कहती है, कैसी है
और कहाँ थी अब तक? कहाँ तूफान ला रही थी? क्योंकि तू लेट तो इसका मतलब कुछ तो किया है तूने। पता है कब से तेरा वेट कर रही हूँ। त्रिशा मैम ना डीन है, हमारी दोस्त नहीं जो तेरी हरकतें जाने और तेरा वेट करती रहे। फोन कहाँ है तेरा? फोन भी नहीं उठा रही है। कि तभी मैथिली वंदना के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, बस कर। अरे अब क्या सारी तहकीकात यहीं खड़े होकर करेगी? अगर सब बताने लगी ना तो तेरी त्रिशा मैम देरी की वजह से मुझे इस कॉलेज में आने से पहले ही यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा देंगी। तो पहले त्रिशा मैम से मिल ले, फिर पूरी कहानी आराम से सुनाऊंगी, वो भी पूरे फील के साथ। मैथिली के कहने पर वंदना हंसने लगती है और उसका हाथ पकड़ सीधा उतर त्रिशा के केबिन की ओर ले जाते हुए कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे लेकिन मैंने क्या किया जो मेरा कुछ नहीं हो सकता? हर बार बस यही बोलती है, लेकिन मेरा होना क्या है मुझे ये तो बता। मैथिली बोली जा रही थी और वंदना सिर्फ हंस रही थी, क्योंकि मैथिली को चुप करवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वंदना मैथिली को त्रिशा के केबिन की ओर ले आई थी। केबिन के दरवाजे पर ही त्रिशा का नाम लिखा हुआ था, जहाँ बाहर ही एक गार्ड बैठा हुआ था जो वंदना को देखते ही खड़ा हो जाता है। तो वंदना गार्ड को मैथिली का इंट्रोडक्शन देती है, जिसके बाद गार्ड दोनों के लिए दरवाज़ा खोल देता है। तो दोनों अंदर की ओर जाने लगती हैं। एक लंबी लॉबी के बाद सामने दूसरा कांच का दरवाजा था। पूरी लॉबी में खूबसूरत पेंटिंग्स और सोफे लगे हुए थे। वंदना दूसरा कांच का दरवाजा नॉक कर दरवाजा खोल अंदर की ओर आती है, तो दरवाजा खुलते ही सामने एक आलीशान केबिन था, जिस पूरे केबिन में इस कॉलेज के संस्थापक से लेकर अभी तक इस देश में जिस जिस व्यक्ति ने खुद को सफलता के हर पायदान पर खुद को खड़ा किया था, यहाँ आकर उन्हें बखूबी जाना और पहचाना जा सकता था। और एक ऐसी ही सफल शख्सियत वहीं सामने एक बड़ी और खूबसूरत गोल मेज की दूसरी ओर अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठ खुद को और किस तरह आगे बढ़ाया जाए उस तैयारी में लगी थी। सामने ही चेयर पर एक वो खूबसूरत और सफल चेहरा बैठा था जिसका नूर उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। डार्क पिंक कलर की खादी की साड़ी, काले लंबे घने बाल, आंखों में गजब का रौब, जिसे देख इतना तो कोई भी समझ सकता था कि उसे बेस्ट कहना किसी भी सूरत में गलत नहीं था। मैथिली सिर्फ त्रिशा को देखते ही उससे बहुत इम्प्रेस हुई थी, तो अब दोनों त्रिशा के थोड़ा करीब आकर उसे विश करते हैं, जिस पर अब तक लैपटॉप पर चलते उसके हाथ रुकते हैं और वो नजरें उठाकर सामने की ओर देखती है। पर मैथिली की नजरें अब उसके बिल्कुल पीछे लगे अवार्ड्स और कई बड़ी हस्तियों से मिलते सम्मान की तस्वीरों पर थी, लेकिन त्रिशा उसे बहुत गौर से देख रही थी। कि तभी मैथिली त्रिशा से कहती है, मैम, मैथिली महेश्वरी। ये नाम सुनते ही वो एक बार वंदना की ओर देखती है, तो वो त्रिशा को कुछ इशारा करते हुए हाँ में सिर हिला देती है, जिस पर त्रिशा भी अब मुस्कुराते हुए उन दोनों को बैठने के लिए कहती है और फिर अब आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ मैथिली को देखते हुए कहती है, वेलकम टू राजपुताना कॉलेज मिस मैथिली महेश्वरी। आप हमारा कॉलेज ज्वाइन कर रही हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपका जॉब प्रोफाइल देखा मैंने, बहुत इम्प्रेसिव है और यही हमें अपने कॉलेज के लिए चाहिए। और साथ साथ वंदना से भी आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है जो बहुत अच्छा है, और इंटरव्यू कमेटी ने भी आपकी काफ़ी तारीफ की है। ऐसा पहली बार हमारी फैकल्टी के साथ हुआ है कि हमारी पूरी इंटरव्यू कमेटी आपसे बहुत इम्प्रेस थी। आपको अपने इंटरव्यू के बाद क्या लगा था कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा? और मुंबई में आप काफ़ी सेटल थी, तो मुंबई छोड़कर यहाँ आना आपको बहुत बदलाव दिखेंगे यहाँ और वहाँ के एनवायरनमेंट में। जिस पर अब मैथिली भी मुस्कुराते हुए कहती है, एनवायरनमेंट और बच्चे दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं कि जहाँ आप चेंज करोगे वहाँ हर स्वभाव अलग होगा। हर बच्चा एक जैसा तो नहीं हो सकता, और एक अच्छा टीचर प्रोफेसर वही बन सकता है जो फ्लेक्सिबल हो। उसे माहौल से ज़्यादा बच्चों को किस तरह अपने माहौल में बदलना है ये आता हो, तो जगह मैटर नहीं करती। और मेरा तो बर्थ प्लेस है जो मेरा खून में बहता है। बस कुछ साल में यहाँ से बाहर थी, मेरा शहर मुझसे नहीं निकला था, और जब यहाँ से इंटरव्यू देकर निकली थी तो मैं कंफर्म थी कि मेरा सिलेक्शन यहाँ 110% होगा। क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मैं जिस रूम में इंटरव्यू लिया गया वहाँ कुछ लाइंस लिखी थी कि बेस्ट को अगर सिर्फ बेस्ट जगह रखा जाए तभी वो अपनी असली कीमत समझता है, और यहाँ सिर्फ बेस्ट ही टिकता है, और वो मैं हूँ। ये मैं जानती थी,
तो बेस्ट को बेस्ट जगह मिलना तो यहाँ पहले से ही दीवारों पर लिखा हुआ था, तो मुझे तो यहाँ आना ही था। मैथिली की इस बात पर तृषा सिर्फ मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी कि तभी अब तृषा अपनी जगह पर खड़ी होती है तो मैथिली और वंदना भी खड़ी हो जाती हैं, जिस पर अब तृषा मैथिली से हाथ मिलाते हुए कहती है, ये कॉन्फिडेंस बेहतरीन है और हमारे कॉलेज को बेस्ट के साथ इसकी भी ज़रूरत है। ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल चुका है, बाकी जो भी फॉर्मेलिटी है वो कल सुबह आपकी ज्वाइनिंग के साथ पूरी हो जाएगी। यहाँ का ड्रेस कोड है, कुछ रूल्स हैं जिसकी पूरी डिटेल्स आपको इस फाइल में मिल जाएगी और इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी सब फॉर्मेलिटी अपनी ड्रेस, आईडी कार्ड वगैरह कलेक्ट कर लीजिए। बाकी कल आपसे शार्प 9 o'clock मुलाकात होगी, जिस पर मैथिली तृषा की दी फाइल उससे लेकर उसे थैंक यू बोलकर वंदना को जाने का इशारा करते हुए वहां से बाहर की ओर निकल जाती है कि तभी अब तृषा वैसे ही मुस्कुराते हुए आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ वंदना से कहती है, आज समझ रही हूँ वंदना कि तुम क्यों इतनी श्योर थी मैथिली को लेकर। तुम्हारे कॉन्फिडेंस पर डाउट नहीं था, पर फिर भी थोड़ा डर था, लेकिन आज मैथिली से मिलकर मैं पूरी तरह श्योर हो गई। मेरी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मैथिली ही बना सकती है। आज उससे मिलकर मुझे मेरा सिक्स सेंस भी कॉन्फिडेंट कर रहा है कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे ज़रूर मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच वंदना कि तुमने मुझे मैथिली से मिलवाया। जिस पर वंदना हंसते हुए कहती है, मैम जो आप चाहती हैं ना वो मेरे मुताबिक मैथिली के अलावा कोई नहीं कर सकता। आपको आपकी मंजिल सिर्फ वही दिला सकती है। इसके अलावा मैं तो नहीं कह सकती कि ये काम कोई और कर सकता है और ये बात आपको बहुत जल्द पूरी होते दिखेगी। ये मेरा कमिटमेंट है। वंदना की बातों को सुनकर तृषा अब अपनी फिंगर क्रॉस किए मुस्कुरा रही थी कि जो वंदना कह रही है बस वही सच हो और उसकी मंजिल उसे जल्द से जल्द मैथिली के जरिए मिल जाए। अब ये मंजिल क्या थी? तृषा क्या चाहती थी? वंदना ने उसे क्या बताया था? इन सभी सवालों के जवाब के साथ मिलेंगे छल के अगले भाग में। धन्यवाद।